वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो कंपनी को क्लोज करवाने का था। इजी एग्जिट स्कीम के ज़रिए एससीसीपी से आपने अपनी कंपनी को किस तरह क्लोज करवाना है। एससीसीपी से आपने अपनी कंपनी को किस तरह क्लोज करवाना है एफपीआर से, और अगर किसी प्रोविंशियल लेवल पे आपकी ये रजिस्ट्रेशन हुई है तो उससे आपने किस तरह कंपनी को क्लोज़ करवाना है। मतलब कि कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हुई होती है, तो उन तमाम जगहों पे आपने कंपनी को किस तरह क्लोज़ करवाना है। तो इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने इसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको डिस्कस किया था। वो मैंने आपको एससीसीपी की वेबसाइट पे सारी चीज़ें चेक करवाई थी। उनकी फ़ीस कितनी होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म्स ज़रूरी होते हैं फिल करने, वो पहला फॉर्म जो था EE1 वो हमने डिस्कस किया था। अभी हमारी जो ये सेकंड वीडियो है इसमें हम जो सेकंड फॉर्म है EE2 जो कि बोर्ड रेजोल्यूशन का है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसके बाकी जो पेंडिंग फॉर्म पड़े हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और बाकी फिर एफपीआर और प्रोविंशियल लेवल की तरफ भी जाएंगे ताकि कंपनी जो है गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट से जहाँ जहाँ पे भी उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है वहाँ से उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाए। तो अभी हम चलते हैं, अपना जो सेकंड फॉर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने सेकंड फॉर्म ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, फॉर्म को रेडी किया हुआ है ताकि वीडियो जो है ना ज़्यादा लेंथी ना बने। इस फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है वो भी डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं इसमें सारी चीज़ें। सबसे पहले जब आपने बोर्ड रेजोल्यूशन बनानी है, ये जो फॉर्म E2 है ये रेजोल्यूशन ही होती है किस्म की। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि जिस कंपनी का आप स्टेटस क्लोज करवाना चाह रहे हैं एससीसीपी से, ये जो अभी हम डॉक्यूमेंट्स जितने भी रेडी कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एससीसीपी के लिए रेडी कर रहे हैं। ये जो फॉर्म है, फॉर्म 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये जितने भी फॉर्म है ये एससीसीपी के लिए होंगे। उसके बाद एक हम कवर लेटर या एप्लीकेशन लेटर भी बनाएंगे, वो भी एससीसीपी के लिए होगा। जब उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे एफपीआर की तरफ, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये जब डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम अभी रेडी कर रहे हैं वो एफपीआर के लिए होंगे, ठीक है। जब हम एफपीआर के लिए डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन रेडी करेंगे उसके ऊपर हम, जैसे हम ऑलरेडी पहले मैंने आपको एप्लीकेशन लेटर्स बनाने सिखाए थे, हमारी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चेक करवाया था जब हमारा वो टॉपिक दूसरे प्रीवियस टॉपिक चल रहे थे उसके एग्जाम्शन के। तो उसमें हमने एप्लीकेशंस रेडी करनी सीखी थी एफपीआर की। तो वहाँ पे हम एफपीआर का सारा एड्रेस वगैरह, कमिश्नर के नेम वगैरह मेंशन करते थे। तो जब हम इस केस में, ये जो कंपनी क्लोज करवाने का केस है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एफपीआर वाला पार्ट, तो तब हम वही चीज़ें सारी लिखेंगे। तो एप्लीकेशंस कैसे रेडी करनी है तब आपको पता चल जाएगा कि ये एफपीआर की हैं, और मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा। तो अभी जो हम जितना भी काम कर रहे हैं ये सारा का सारा एससीसीपी से रिलेटेड है। तो अभी सबसे पहले ये जो फॉर्म अभी हमारा 2 है, इसमें सबसे पहले आपने कंपनी का नेम लिख लेना है, ठीक है। ये जो अभी हम बोर्ड रेजोल्यूशन कर रहे हैं ये मैं इसको आप कंपनी का जो लेटर हेड होता है उसके ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लेटर हेड नहीं है, आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं, कंपनी छोटी है, उसके पास उसके लेटर हेड नहीं है, तो आप इसको वाइट पेपर के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कंपनी का नेम लिख लेना है, उसके बाद फॉर्म मेंशन कर देना है, उसके बाद मेंबर्स रेजोल्यूशन नीचे आपने लिखनी है। उसके बाद नीचे आपने जो मीटिंग आपकी रेजोल्यूशन की हुई होती है उसके बारे में आपने मेंशन करना होता है। इसमें हमने लिखा हुआ है इन जनरल मीटिंग ऑफ MS सिलिकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड ऑन जनवरी 1, आगे आपने ईयर लिखना है। उसके बाद आपने एड्रेस लिख देना है कि किस जगह पे आपकी ये कंपनी की मीटिंग जो है वो हुई है, वो आपने लिखनी है। और उसके बाद आपने ये भी लिखना है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। और डायरेक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकती है, चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, जो भी नेम होंगे, जो जो मेंबर्स उसमें प्रेजेंट होंगे वो आपने उनके बारे में लिखना है यहाँ पे। जैसे ये देख लें, मैंने पहले लिखा हुआ है जाहिद मुश्ताक, लिखा हुआ है अशफाक अहमद है, शाहिद मुश्ताक है, ये फ़र्ज़ी नेम मैंने लिखे हुए हैं। आपके जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उस बोर्ड मीटिंग में उनके आपने लिखने हैं। एक प्रेजेंट हो, 2, 3, 4, 5, 6, 10, जितने भी प्रेजेंट हों वो आपने लिखने हैं। प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम आप 2 रख लें, ठीक है, 1 ना रखें, कम से कम 2 रखें अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है। तो बाकी जितने ज़्यादा होंगे आप सभी के नेम लिख सकते हैं जो जो उस मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है
वो आपने कुछ चीज़ें लिखनी है क्लोज़ करवाने के लिए जो मैंडेटरी होती हैं, उन चीज़ों को आपने मेंशन करना होता है। उनमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है कि हैज़ नो नाउन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपने लिखना है इज़ नॉट कैरिंग एनी बिजनेस एंड इज़ इन ऑपरेशंस। ये भी आपने मेंशन करना है कि उसका अभी ज़ाहिर सी बात, आप कंपनी को क्लोज़ करवा रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लोज़ करवाएंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, तभी आप क्लोज़ करवाएंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं, आपका लेन देन चल रहा है, आपकी सेल परचेज हो रही है, तो आप दरमियान में ये सारी चीज़ें जो है कंपनी क्लोज़ करवाने लग जाएँ, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आप कंपनी का जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं वो क्लोज़ करवाएँगे। जब आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, सेल परचेज़ ख़त्म होगी, आपके बिज़नेस ऑपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होंगे, क्लोज़ आप करेंगे, उसके बाद ही आप कंपनी को वाइंड अप करेंगे, कंपनी को क्लोज़ करवाने की तरफ जाएँगे। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है कि इज़ नॉट कैरिंग एनी ऑन एनी बिज़नेस एंड इज़ इन ऑपरेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने लिखा हुआ है हैज़ नो लायबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग इन रिलेशन टू एनी लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक्स। अगर आपकी कंपनी जो है उसने किसी किस्म का लोन लिया हुआ है, ठीक है, किसी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह आपने लिए हुए हैं, तो वो आपके लोन क्लियर नहीं है। फर्ज कर लें आपने 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का या मिलियंस में लोन लिया हुआ है, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कोई एसेट परचेज़ करने के लिए, तो वो लोन आपने पे नहीं किया, वो आपकी लायबिलिटी अभी पेंडिंग है, तो आप कंपनी क्लोज़ करवाने की तरफ जा रहे हैं, तो तब आपके लिए मसला होगा, आपकी कंपनी क्लोज़ नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपने लोन्स को क्लियर करना पड़ेगा, जो भी आपकी लायबिलिटीज़ वगैरह होंगी उनको आप क्लियर करेंगे, फिर आप कंपनी क्लोज़ करवाने की तरफ जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने पॉइंट लिखा हुआ है टैक्सेस, यूटिलिटी चार्जेस, ऑब्लिगेशंस टुवर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट पार्टीज़। अब एक और बात ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है टैक्सेस की और यूटिलिटी चार्जेस की। सबसे पहले मैं आपको यूटिलिटी चार्जेस का बता देता हूँ। ये जो आपके बिजली के, गैस के या कोई और बिल जो होते हैं, इंटरनेट के कंपनीज़ में लगे होते हैं ये सारे कनेक्शन, तो ये अगर आपके पेंडिंग हैं तो तब भी आपकी कंपनी क्लोज़ नहीं होगी। तो इससे अगर आपने कंपनी को क्लोज़ करवाना है तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेंगी। आपके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, यूटिलिटी चार्जेस या बिल्स वगैरह जितने भी होते हैं, वो आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आप कंपनी क्लोज़ करवाने की तरफ जाएँगे। उसके बाद मैं टैक्सेस का बता दूँ, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटीज़ पेंडिंग है, कोई आपका नोटिस है, कोई डिमांड नोटिस है आपका, जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, या कोई केस आपका चल रहा है, एफबीआर में चल रहा है, कोई हियरिंग वगैरह चल रही है, कोई नोटिस आया हुआ है आपको, या आपकी कोई क्या कहते हैं उसमें अपील वगैरह आपकी चल रही है एफबीआर में, या किसी और जगह पे अपीलें वगैरह चल रही हैं इसकी, आपकी टैक्स की, तो या किसी और वजह से आपके कोई केस पेंडिंग वगैरह हैं किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट में, तो तब भी, या किसी प्राइवेट पार्टीज़ के साथ आपके लेन देन जो हैं वो पेंडिंग है, तो आप कंपनी को क्लोज़ नहीं करवा सकते। वो सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप कंपनी को क्लोज़ करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मैंने लिखा हुआ है हैज़ नो पेंडिंग अगेंस्ट इट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। भाई मैंने बात यहाँ पे भी मेंशन की हुई है कि अगर आपका कोई भी केस वगैरह किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, तो तब भी आप अपनी कंपनी को क्लोज़ नहीं करवा सकते। अगर आपकी कोई अपीलें वगैरह चल रही हैं टैक्स डिपार्टमेंट्स में, तब भी आप ये चीज़ें अपनी कंपनी को क्लोज़ नहीं करवा सकते। सबसे पहले आपको अपने वो जो भी अपील्स हैं या टैक्स नोटिसेस वगैरह आपको आए हैं, कोई आपकी लायबिलिटीज़ वगैरह बनती हैं, वो सारी चीज़ें आप अपनी क्लियर करवाएंगे, उसके बाद आप कंपनी क्लोज़ करवाने की तरफ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हैज़ नो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन पेंडिंग अगेंस्ट इट बिफोर एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये दोबारा चीज़ मैंने लिखी हुई है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं कि अगर आपका कोई केस वगैरह, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन वगैरह किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग पड़ी हुई है या किसी कोर्ट में पड़ी हुई है पेंडिंग, तो तब भी आप अपनी कंपनी को क्लोज़ नहीं करवा सकते। आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद आप कंपनी को क्लोज़ करवाने की तरफ जाएंगे। अगर आपकी एफबीआर में कोई अपील पेंडिंग पड़ी हुई है या एपलेट ट्रिब्यूनल में आपकी कोई अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तब भी आप अपनी कंपनी को क्लोज़ नहीं करवा सकते। आपको सारी चीज़ें पहले क्लियर करनी पड़ेंगी, हर लिहाज से आपकी लायबिलिटीज़ वगैरह क्लियर होंगी, उसके बाद आप कंपनी की क्लोज़ करवाएंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट्स, कि ये जो चीज़ें ऊपर मैंने पॉइंट नंबर 1 से लेके 5 में लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमने इनको ध्यान से देख लिया है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हैव ड्यूली रिजॉल्व्ड
anonymously with majority the following। मतलब कि ऊपर जो हमने जितनी भी पॉइंट नंबर 1 से लेके 5 में चीज़ें लिखी हैं, इनको हमने सारी चीज़ों को ध्यान से देख लिया है। हमारी कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह या केस वगैरह कहीं पे भी पेंडिंग नहीं है। उसके बाद हम कंपनी को क्लोज़ करवाने की तरफ जा रहे हैं। कंपनी को क्लोज़ किस तरह करवा रहे हैं? That an application under company's easy exit regulation 2014 seeking striking the name of company of the registrar of companies under section 439 of the companies ordinance 1984 may be filed with the कमीशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमने लिखा हुआ दैट मिस्टर इरफान चौधरी चीफ एग्जेक्टिव या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव होगा उसका आप नेम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने फर्जी नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर अपने चीफ एग्जेक्टिव का नेम लिखते हैं। यहाँ वो अगर तो एक ही है चीफ एग्जेक्टिव, वो डायरेक्टर नहीं है, तब भी आप लिख सकते हैं। अगर वो सेम टाइम पे चीफ एग्जेक्टिव और डायरेक्टर भी है तब भी आप उसका नेम लिख सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा चीफ एग्जेक्टिव, उसका आप नेम लिखेंगे। एंड इज हेयर बाई ऑथराइज टू फाइल द एप्लीकेशन अंडर द कंपनीज इजी एग्जिट एंड रिस्टोरेशन रजिस्ट्रेशन 2014 इन दिस बिहाफ। ये आप लाइन एंड पे लिखेंगे। उसके बाद एंड पे आपका जो चीफ एग्जेक्टिव होगा या डायरेक्टर होगा या सेक्रेटरी होगी, उसके साइन होंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्म जो है ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें सारी चीज़ें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं। ये फॉर्म आपको SCCP की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, वो मैंने आपको चीज़ें चेक करवाई हुई हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ये आप इस तरह लिखेंगे, जो डेट्स वगैरह हैं। ये फॉर्मेट आपको कंप्लीट मिल गया है इस वीडियो में। इसको आप अपने नोट्स वगैरह बना के रख सकते हैं या वर्ड में ये फ़ाइल रेडी करके आप रख सकते हैं अपने पास। तो अगर आपका अपनी कंपनी का केस हो तो तभी आप इसको डील कर सकते हैं। अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, आप ये काम एज ए फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, तो तब आपके पास ये फॉर्मेट मौजूद होगा। तो इसमें आपने जस्ट नेम्स को रिप्लेस करना है। कंपनी का नेम, ये बाकी जो नेम मैंने लिखे हुए हैं ये नेम रिप्लेस करें, नए नेम लिखें, डेट्स वगैरह एड्रेस वगैरह मेंशन करें, तो आपकी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। ठीक है, इस फॉर्म को आप वाइट पेज पे भी प्रिंट ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपकी कंपनी का लेटर हेड मौजूद है तो आप उसके ऊपर भी इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म रेडी हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्म, जो 2 पेंडिंग फॉर्म पड़े हैं और एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, वो भी रेडी करेंगे। इस फॉर्म को आप, ये जो फॉर्म है अभी मैंने आपको रेडी करवाया है, ये इसका मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी को क्लोज़ करवाने के 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन मेथड है और एक ऑफलाइन मेथड है। तो अभी हम जो है फॉर्म्स रेडी कर लेंगे सारे। ये सॉफ्ट कॉपी में सारे फॉर्म रेडी हो रहे हैं। तो इसके बाद जब हम SCCP की वेबसाइट पे जाएंगे, ये फॉर्म सारे रेडी करने के बाद, एप्लीकेशन रेडी करने के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको ऑनलाइन किस तरह फ़ाइल कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ पे फ़ाइल करने हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पे अटैच करनी है। तो प्रॉपर हम SCCP की वेबसाइट पर भी इस काम की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इसको ऑफलाइन कैसे केस को फाइल कर सकते हैं ताकि आपका ये केस कंप्लीट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।